Welcome to Star English. Today I am going to teach you जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 इंग्लिश कोर। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो है टर्म 1 एग्जाम के लिए रिलीज कर दिया है जैक सेट 1 सेट 2 दो सेट किया है रिलीज। इसमें से कि आज हम लोग जो वीडियो देखेंगे सेट 1 का देखेंगे वीडियो। देखिए सेट 1 जो दिया है उसमें कितना क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, 1 to 40 है ना। देखिए 40 जो क्वेश्चन दिया हुआ है थोड़ा सा आप लोग एक झलक देखेंगे बोर्ड के ऊपर ना। क्या बोल रहा है, जैक बोर्ड फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन 2021-2022 क्लास 11th इंग्लिश कोर। देखिए इंग्लिश कोर के लिए हम ये बता रहे हैं वीडियो, न कि इलेक्टिव के लिए। बात बोलता है कि मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 और एक क्या है, एक सेट 2 भी रिलीज किया है ना। हम लोग यहाँ पे सेट 1 के ऊपर आज बात कर रहे हैं। देखेंगे सेट 1 में कैसा कैसा क्वेश्चन सेट किया है। देखिए आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1 hour and half, यानी कि 1.5 घंटा का आपको टाइम मिलेगा। कितना क्वेश्चन के लिए, 40 क्वेश्चन के लिए। बोलता है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 क्वेश्चन रहेंगे। अब आपको टाइम कितना है बाबू, 1.5 घंटा का टाइम दिया हुआ है। आपको 1.5 घंटा में पूरे सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, सब टिक आउट करना होगा। बोल रहा है कि 4 ऑप्शन आर गिवन। प्रत्येक क्वेश्चन पर देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को क्या करना होगा, टिक आउट करना होगा ना। बोलता है कि इस क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स रहेंगे, यानी कि 40 क्वेश्चन हैं तो आपको 40 मार्क्स का ही एग्जाम होगा, टर्म 1 एग्जाम ना। अब बोलता है क्या, नो नेगेटिव मार्किंग। अब देखिए मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपका ऑप्शन गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, तो उसके लिए आपको मार्क्स तो काटा नहीं जाएगा ना। यानी कि अगर 40 में अगर आप 30 वो सही कर दिए और 10 क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, तो आपको 30 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। इतना बात समझ गए होंगे ना। अब देखिए सबसे बड़ी बात है क्या कि कौन सा बुक से कौन सा लेसन से क्वेश्चन सेट करके आपको आएगा टर्म 1 में, थोड़ा दिखा दे रहे हैं ना। मतलब कहने क्या है कि अगर 1 से लेकर के 40 तक जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं बाबू। देखिए यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे सेपरेट कर दिए हैं। देखिए आपको आएगा पैसेज से, राइटिंग से, ग्रामर से और क्या से आएगा, लिटरेचर से आएगा। अब देखिए जैसे आप बनाएंगे पैसेज, तो पैसेज को पढ़ करके आपको उसको ऑप्शन देगा 4 गो, आपको एक को सही जो होगा उसको टिक आउट करना होगा। आपका एग्जाम होगा OMR शीट के ऊपर। कहाँ पर होगा, OMR शीट के ऊपर। अब देखिए OMR शीट आप समझते होंगे कैसे। देखिए बाबू जैसे मान लीजिए कि मेरा क्वेश्चन यहाँ फर्स्ट दिया हुआ है ना कि हु वाज, है ना, हु वाज खुशवंत सिंह, और यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्टर, है ना, इंजीनियर या ऑथर या नॉन ऑफ दीज। तो आप यहाँ पे सी मान लीजिए कि है कि क्या थे, ऑथर थे। क्या थे, ऑथर थे। तो आप जाएंगे OMR शीट पर और यहाँ पे OMR शीट जो रहेगा यहाँ पे 1 के यहाँ पे सी है, जाकर सी को ऐसे क्या कर देंगे आप लोग, गोला ऐसे बना देंगे ना, ऐसे गोला क्या कर देंगे, इसको बना देंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं OMR शीट पर आपको क्वेश्चन अलग रहेगा और शीट आपका अलग दिया रहेगा। ये बात करते हैं कि पैसेज आएगा, क्या आएगा, पैसेज से आएगा बाबू। देखिए अगर आप पैसेज से बनाएंगे क्वेश्चन तो 1 to 6, यानी जो पैसेज से क्वेश्चन आएगा, पैसेज पढ़ करके आप 1 से लेकर के 6 तक आप आंसर देंगे पैसेज से। उससे आगे बढ़ेंगे, अगला टर्म क्या आएगा, तो राइटिंग से कितना क्वेश्चन आएगा, तो 7 से लेकर के 10 तक कहां से पूछेगा, राइटिंग से पूछेगा। फिर एक आपको क्या बाबू, ग्रामर से आएगा। ग्रामर से कितना, देखिए ग्रामर से 11 से लेकर के 22 तक क्वेश्चन पूछेगा। कितना तक, 22 तक, टर्म 1 एग्जाम के लिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको आएगा लिटरेचर, यानी कि बुक से पूछेगा। बुक से कहां बाबू, तो 23 से लेकर के 40 तक कहां से पूछेगा, बुक से क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए 11th क्लास में आपको 2 बुक पढ़ना है ना, 2 बुक पढ़ना है। पहला है हॉर्नबिल, दूसरा क्या है, स्नैपशॉट्स। अब यहाँ पे बता दे रहे हैं आप लोग को कि हॉर्नबिल बुक से कौन कौन चैप्टर पढ़ना है टर्म 1 के लिए, और स्नैपशॉट से कौन कौन पढ़ना है चैप्टर को, आज थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग ना। देखिए हॉर्नबिल जो बुक है, हॉर्नबिल बुक में 2 सेक्शन है, एक स्टोरी का है, क्या है, पोयम का। तो आपको स्टोरी में पढ़ना है लेसन 1 और लेसन 2। लेसन 1 क्या चीज है, आप लोग पढ़े होंगे, है ना, या फिर मैं वीडियो बना दिया हूं। नाम क्या लेसन 1 का, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। नोबेल है खुशवंत सिंह का, लिखे कौन है, खुशवंत सिंह, है ना। सेकेंड लेसन कौन है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसको लिखे हैं गॉर्डन कुक एंड एलन, इस लिखे हैं। देखिए तो 2 लेसन कहां से है, ये हो गया आपका स्टोरी से। पोयम देखिए, पोयम आपको 5, लेकिन देखेंगे 1 घटा दिया था तो 4 पढ़ना था, और 4 में से आपको मात्र 1 पोयम पढ़ना है, द वॉइस ऑफ द रेन। टर्म 1 एग्जाम के लिए खाली एक ही पोयम पढ़ना है, द वॉइस ऑफ द रेन। ठीक है, आप देख ली बाबू कि 1 to स्टोरी से, एक पोयम से आएगा। स्नैपशॉट की बात करेंगे तो स्नैपशॉट से आपको पूछेगा 3 चैप्टर से, कहां से, लेसन 1 2 3 से। 1 में क्या है बाबू, तो स्नैपशॉट के लेसन 1 में क्या है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। इसको लिखे हैं विलियम सोलियान लिखे हैं। और सेकंड लेसन क्या है,
एड्रेस क्या है, द एड्रेस कौन लिखी है, मार्गा मिंको। और एक बाबू स्नैपशॉट का थर्ड जो बाबू आपका लेसन है उसका नाम क्या है पता है, रंगाज मैरिज, रंगा की शादी, उसे कौन लिखे बाबू, मस्ती वेंकटेश अयंगर। तो ये देखिए आपको लेसन पढ़ना है टर्म वन के लिए, इतना ही पढ़ना है ना। हॉर्नबिल से 2 स्टोरी से, 1 पोयम से और स्नैपशॉट से क्या 3 लेसन पढ़ना है, 1 2 3 पढ़ना है। तो अब देखिए यहाँ पे हम बात की आपको कि क्या क्या पढ़ना था, कैसे कैसे एग्जाम में मार्क्स आएगा। सेट 1 में हम लोग देख रहे थे अभी। अब देखिए तो आपको जो जैक बोर्ड सेट 1 निकाला है, सेट 2 निकाला है, तो सेट 1 का मैं क्या कराऊंगा, सोल्यूशन कराऊंगा। तो ये देखते हैं हम लोग 1 से लेकर के 40 तक सोल्यूशन। क्वेश्चन आएगा पैसेज से, राइटिंग से, ग्रामर से और क्या से, बुक से आने वाला है ना। अभी देखिए तो हम आप लोग सारा इंस्ट्रक्टर को समझ गए हैं। हम लोग सेट 1 को देखिए 1 से लेकर के 40 तक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए बाबू तो सबसे पहले हम लोग क्या आता है पैसेज। अब देखिए पैसेज को पढ़ने से पहले हम लोग एक बार देखेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा है कि हाउ वाज जापान इंडस्ट्री डिस्ट्रॉयड, जापान का इंडस्ट्री कैसे बर्बाद हो गया था। विच कंट्री हैज गिवन टू जापान, कह रहा है कि जापान को कौन सा देश सुरक्षा दिया था। 3 बोल रहा है कि फ्रॉम विच ईयर द ग्रोथ डीड ऑफ इंडस्ट्री बिगिन इन जापान, क्या कर रहा है कि जापान में कौन सी साल इंडस्ट्री ग्रोथ किया। फिर ब्रोकन इनटू पीसेस का मतलब होता क्या है। फिर द अमेरिकन गेव जापान, जापान को कैसा हेल्प किया। विच वाज द फेवरेबल एरिया फॉर जापान फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, है इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा जापान के एरिया सबसे फेवरेबल है। हम लोग अब देखिए पैसेज का क्वेश्चन पढ़ लिए, अब हम लोग चलेंगे कहाँ पे, पैसेज के ऊपर। अब हम लोग पढ़ेंगे पैसेज को लाइन बाय लाइन और समझेंगे और उसको हम लोग क्या टिक आउट भी करेंगे ना। अब देखिए तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऐसे कर रहा है क्या, ध्यान देंगे कि एट द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, क्या कर रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के अंत में, है ना, अंत में क्या हुआ, जापान वाज डिफीटेड, जापान क्या किया था, हार गया था। जब जापान हार गया, हर इकोनॉमी वाज र्यून्ड, र्यून्ड के मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय यानी कि बर्बाद हो जाना ना। विथ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ हर फैक्ट्रीज एंड क्वार्टर ऑफ हर हाउसिंग डिस्ट्रॉयड बाय बॉम्बिंग। देखिए र्यून्ड का ही साइन वर्ड क्या चीज है, डिस्ट्रॉयड है। क्या है बाबू, डिस्ट्रॉयड है ना। अब देखिए तो डिस्ट्रॉयड का मतलब क्या होता है, बर्बाद हो जाना। अब कह रहा है कि जब देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार में जो जापान का फैक्ट्री था क्या से बर्बाद हुआ, तो कह रहा है बॉम्बिंग से। क्या कर रहा है बाबू, बॉम्बिंग से ना, बम से बर्बाद हो गया था ना। आप जानते हैं कि जो अमेरिका था जापान पर बम फेंक दिया था ना, एक फेंका था 6 अगस्त को, है ना, एक क्या फेंका था 9 अगस्त को ना, एक 9 अगस्त एक 6 अगस्त ना। एक हिरोशिमा पर एक नागासाकी पर बम फेंक दिया था। आप लोग के शायद ही मालूम होगा, याद कर लेंगे ना। यहाँ पे क्या देखें कि बॉम्बिंग से क्या होगा, इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया बम से ना। Until 1952, she was occupied by Allied troops, mostly American, under the commands of General MacArthur. जनरल मैकआर्थर के कमांड पर सारे लोग अमेरिकन के लोग काम कर रहे थे। फॉर द फर्स्ट 3 years, है ना, प्रथम 3 साल के लिए क्या किया गया, अमेरिकन एम्ड एट मेकिंग श्योर दैट जापान कुड नेवर स्टार्ट ए वार। देखिए जापान जो था वो अमेरिका पर क्या पहले वही मतलब बम फेंका, उसके बाद अमेरिका ने जापान पर 2 बम फेंक दिया। क्यों, एटम बम ना बाबू, एक 6 अगस्त को कब फेंका था, 9 अगस्त को। और जापान के जो पूरी तरह से इंडस्ट्री क्या हो गया, ध्वस्त हो गया, बर्बाद हो गया था ना। ठीक है, तो देखिए ये जो अमेरिका था, कौन था बाबू, अमेरिका ना। अमेरिका का लक्ष्य क्या था, अमेरिका के था कि क्या कि ऐसा मैं काम करूं कि जापान फिर कभी भी युद्ध करने के लिए, वार करने के लिए क्या तैयार ना होना, स्टार्ट ना होना। ठीक है, मैंने अपने अमेरिका को यही था कि जापान को बर्बाद कर दे और जापान फिर दोबारा कभी बम के बारे में नाम भी ना ले। शी वाज फॉरबिडन फ्रॉम हैविंग आर्म फोर्सेस एंड गिवन अ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। इस तरह से क्या किया, फिर जापान में डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक संविधान बना दिया गया। अमेरिकन डिड नॉट दिस स्टेज सीम कंसर्न अबाउट द रिस्टोरिंग द जापान इकोनॉमी। ठीक है, अमेरिका जो था उसको कोई भी बड़ा टेंशन नहीं था कि हाँ उसका जो फैक्ट्री था उसको रिस्टोर हो कि ना हो। बोलता है ड्यूरिंग 1948 द अमेरिकन एटीट्यूड ग्रेजुअली चेंज एट द कोल्ड वार। धीरे धीरे क्या होता है जी कि अमेरिका का जो विचार था कोल्ड वार की ओर क्या पहुंच जाता है ना, डेवलप कर गया था ना। बोलता है यूरोप एंड कुमिंटंग क्रम्ड इन चाइना। देखिए बाबू क्रम्ड वर्ड दिया हुआ है, क्रम्ड है ना, क्रम्बल्ड दिया है ना बाबू। देखिए ये जो वर्ड क्रम्बल्ड है, क्रम्बल्ड का मतलब होता है क्या, टुकड़ा टुकड़ा हो जाना, टूट करके बिखर जाना ना। अब देखिए यहाँ पे अभी आप मेन पॉइंट क्या मिला, एक मिला है बम्बिंग मिला, जो बमबारी किया था, बमबारी से क्या हुआ, उसका फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो गया। और फिर यहाँ पे क्या है, क्रम मतलब टुकड़ा टुकड़ा हो गया। दे फेल्ट ए स्ट्रॉन्ग नीड फॉर एनी एलाई इन साउथ ईस्ट एशिया एंड बिगेन टू इनकरेज जापानीज इकोनॉमिक रिकवरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया
तो कुछ देश के लोग जो लोग थे क्या किए कि जापान के फैक्ट्री को रिस्टोर करने के लिए, रिकवरी के लिए कुछ हेल्प करने के लिए आते हैं। फ्रॉम 1950 इंडस्ट्री डेवलप्ड रैपिडली। 1950 में क्या होता है कि जापान का जो इंडस्ट्री था क्या पूरी तरह से क्या रैपिडली मतलब क्या हुआ कि तेजी से विकसित हो गया ना, डेवलप करके विकसित हो गया। तो 1950 में जापान का जो इंडस्ट्री था क्या हो गया, विकसित हो गया था ना। बोलता बाई 1953 प्रोडक्शन हैड रीच्ड ए हाई लेवल, और 1953 तक क्या हुआ, यहाँ का जो उत्पाद था हाई लेवल तक पहुंच गया था। अब बोलता है कि अमेरिकन ऑक्यूपाइंग फोर्सेस वर विथड्रॉन इन अप्रैल 1952 दो सम ट्रूप्स रिमेन्ड फॉर डिफेंस पर्पस। और जो अमेरिका के कुछ जो सैनिक थे वो डिफेंस पर्पस के लिए बनाए गए थे। जापान रैपिड रिकवरी वाज पॉसिबल बिकॉज अमेरिकन गेव देम वाइटल हेल्प। देखिए जो अमेरिका देखो बहुत अच्छा काम किया। अमेरिका क्या किया कि जापान पर बम भी फेंका, और जापान अभी क्या किया कि जापान के क्या को फैक्ट्री को रिस्टोर करने के लिए क्या किया, वो हेल्प भी किया था, है ना। मतलब मारा भी, पीटा भी और हेल्प भी किया। क्या किया, वाइटल हेल्प किया। वहां पे आपको ऑप्शन में आएगा कौन सा हेल्प किया था, वाइटल हेल्प किया था ना। क्या किया बाबू, वाइटल हेल्प किया था ना, मैंने बहुत बड़ा हेल्प सहायता किया। सहायता क्या किया कि जापानीज गुड्स वर अलाउड इनटू अमेरिकन मार्केट ऑन फेवरेबल टर्म्स एंड द यूएसए सप्लाइड एड एंड इक्विपमेंट। और इसको जो यूएसए था, यूएसए भी क्या किया, इसको आपूर्ति कराने लगा इक्विपमेंट को, है ना। बोलता है और जो अमेरिका था अपने जापान के गुड्स को यानी कि वस्तुओं को, माल को अपने मार्केट में बेचने के लिए अलाउ कर दिया था। एंड इकोनॉमिकली हेल्थ जापान मींट ए बफर अगेंस्ट कम्युनिज्म इन साउथ ईस्ट एशिया। द कोरियन वार ब्राउट ऑर्डर for military equipment, है ना, equipment and supplied and American firms began to cooperate with the Japanese on the development of the new industries। और इस तरह से जापान में नए नए इंडस्ट्री का क्या उद्घाटन होने लगा। The alliance with the USA protect Japan। देखिए बाबू सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यूएस जापान को प्रोटेक्ट सुरक्षा कौन दिया था, यूएसए दिया था। कौन दिया बाबू, यूएसए दिया ना। यूएसए ने जापान को क्या दिया, प्रोटेक्ट दिया, सुरक्षा दिया। सी वाज एबल टू इन्वेस्ट मनी। और जब सुरक्षा दिया, जब यूएसए जापान को सुरक्षा दिया तो जो जापान था, सी वाज एबल टू इन्वेस्ट मनी इन इंडस्ट्री। अब जो जापान था अपने सारे पैसा को कहाँ लगा देता है जी, इंडस्ट्री में। कहाँ लगाया, इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया था मनी को, इंस्टीड ऑफ डिफेंस। डिफेंस में नहीं लगाया, कहाँ लगा दिया, इंडस्ट्री में लगा दिया, है ना। एंड बोलता है जापान फार्मर बेनिफिट बाय द रिफॉर्म्स कैरीड आउट बाय द अमेरिकन। शी आल्सो हैड अ सीरीज ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट। माने अब इसको जापान को अस्थायी सरकार भी मिल गया, विच इम्प्लीमेंटेड द सजेस्ट रिफॉर्म इफेक्टिवली। और पूर्ण रूप से फिर क्या किया, सुझाव दिया गया, यहाँ पे नए नए नियम कानून को लागू किया गया। गिवन ऑल दीज एडवांटेज, बहुत सारा जापान को लाभ भी दिया गया। इट इज नॉट वेरी सरप्राइजिंग दैट जापान टुक जायंट स्ट्राइड्स इन हर इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इस तरह से जो जापान था अपने जो जापान जो बमबारी किया था, है ना, उसे रिस्टोरिंग होने के लिए क्या यूएसए क्या सुरक्षा भी दिया। और कुछ अपने जो अमेरिका था वो भी बोला कि हाँ तुम अपने माल को मेरे यहाँ बेच सकते हो। इस तरह से जो जापान था क्या अपने फैक्ट्री को रिस्टोर किया, और इसके बाद वहाँ के जो किसान लोग भी थे अच्छा से खेती करने लगे, और फिर जापान में क्या जो डेवलपमेंट था वो क्या विकसित होने लगा ना। अब देखिए यहाँ पे अभी जो मेन पॉइंट आप क्या पढ़े जी कि जापान का इंडस्ट्री क्या से बम से बर्बाद हो गया था। क्या हो गया था, बम से बर्बाद डिस्ट्रॉय हो गया था। और फिर क्या देखें जो जापान में 1950 में इंडस्ट्री क्या किया, रैपिडली रूप से डेवलप करने लगा, है ना। फिर क्या देखें कि चाइना में क्या हुआ था, अभी चाइना में क्या क्रम्ड कर गया था ना, क्रम्बल्ड हो गया था, टूट के बिखर गया था। इस तरह से हम लोग देखिए आप लोग क्या करेंगे, पैसेज को वन बाय लाइन करके पढ़ेंगे, है ना। और इसका वर्ड्स भी दे दिया जाएगा आप लोग को, आप पढ़ कर समझेंगे अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू, ठीक है। हम लोग आते हैं ऑप्शन पर, क्या बोल रहा है देखिए आपको समझा रहा हूँ मैं कि हाउ वाज जापान इंडस्ट्री डिस्ट्रॉयड। जापान का इंडस्ट्री कैसे बर्बाद हो गया था, आपको भी पता होगा कैसे बाबू, बम से हुआ था ना। तो क्या मारेंगे ऑप्शन, तो एक के मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा क्या चीज, बम्बिंग। क्या हो गया मेरा ऑप्शन, बम्बिंग। अब देखिए यहाँ पे दिया नेचुरल कैलामिटी, फ्लड, आर्म फोर्सेस, ये सबसे नहीं हुआ था, बम्बिंग से हुआ था ना। तो एक क्या हो गया बाबू, बताओ बी यानी कि बम्बिंग हो गया। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या पे 2 पे आते हैं ना। ये 2 कर रहा है कि विच कंट्री हैज गिवन सिक्योरिटी टू जापान। क्या कर रहा है कि जापान को कौन सा देश सुरक्षा दिया था, यूएसए दिया था। कौन बाबू दिया, यूएसए। यानी कि मेरा 2 का आंसर क्या, ऑप्शन क्या होगा मेरा सी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा यूएसए ना। 3 बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्रॉम विच ईयर द ग्रोथ डीड ऑफ इंडस्ट्रीज बिगिन इन जापान। कह रहा है कि जापान में
कौन सा साल इंडस्ट्री में रैपिडली क्या हुआ, ग्रोथ किया? तो बताया अभी क्या, 1950 में। ऑप्शन मेरा क्या होगा, ए क्या होगा, करेक्ट आंसर है ना। चौथा बोल रहा है ब्रोकन इनटू पीसेज का मतलब क्या होता है? तो बताइए कि आपको ब्रोकन इनटू पीसेज मतलब क्या होता है, टूट टूट कर बिखर जाना, यानी कि क्रम्बल्ड। क्या हो गया बाबू, ये मेरा ऑप्शन देखो तो, डेवलप, बिल्ड, इम्प्रूव, क्रम्बल्ड। मेरा चौथा का आंसर नंबर क्या होगा बाबू, डी करेक्ट ऑप्शन होगा, क्रम्बल्ड। चौथा क्या हो गया, क्रम्बल्ड। हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर ना। बोलता है 5 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 बोल रहा है द अमेरिकन गेव जापान क्या हेल्प। तो अमेरिका जापान को कैसा हेल्प किया था, वाइटल हेल्प। क्या किया, वाइटल हेल्प। तो 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, सी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ना। 6 का बोल रहा है कि विच वाज द फेवरेबल एरिया फॉर जापान फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट के लिए जापान का सबसे फेवरेबल एरिया कौन बन गया था, मतलब जो जापान था अपना पूंजी इन्वेस्ट किस में किया, इंडस्ट्री में किया था। किस में किया था, इंडस्ट्री में। मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन मेरा हो गया बी, इंडस्ट्री में किया था। ठीक है, देखिए देखो अब ये मेरा क्या था बाबू, तो 1 to 6 क्या हो गया, पैसेज से हो गया। अब यहाँ पे क्या देखें, राइटिंग सेक्शन से आ गया ना। क्या बोलता है देखिए ध्यान से, क्वेश्चन 7 बोल रहा है इन नोट मेकिंग बनाते समय वी एवॉइड, हम लोग उसको क्या छोड़ देते हैं किसी को, तो लॉन्ग सेंटेंस, यानी कि नोट मेकिंग में लॉन्ग सेंटेंस का हम लोग एवॉइड करते हैं, उसको नहीं लिखते हैं ना, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं बाबू, तब समझ गए ना, नोट मेकिंग में लॉन्ग सेंटेंस नहीं लिखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर विचार करते हैं। 8 क्या बोल रहा है, ध्यान देंगे। 8 का रहा है क्वेश्चन कि एब्रिविएशन आर फ्रीली यूज्ड इन, कह रहा है कि एब्रिविएशन का प्रयोग फ्री रूप से कहाँ होता है जी। देखिए एब्रिविएशन का प्रयोग लेटर राइटिंग में नहीं करते हैं, नोट मेकिंग में नहीं करते हैं, आर्टिकल में नहीं करते हैं, कहाँ करते हैं, नोटिस राइटिंग में करते हैं। यानी कि 8वां का ऑप्शन क्या मेरा सही करेक्ट होगा, ए क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, 9 में बात करते हैं कि समरी डज नॉट एक्सीड डॉट डॉट ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। क्या बोल रहा है कि जो समरी है, कोई भी मतलब ओरिजिनल टेक्स्ट का समरी मतलब कितने लेंथ में लिखते हैं, तो 1/3 में। कितना बाबू, ओरिजिनल टेक्स्ट का समरी 1/3 में लिखाता है ना, आप याद कर लेंगे। तो 9 का मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। हम लोग आते हैं 10th के ऊपर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ध्यान देंगे। 10 कह रहा है कि समरी कंटेंस, देखो जी जो समरी है ना वो मेन आइडिया को कंटेन करता है। क्या करता है, मेन आइडिया को। तो 10th का मेरा आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या चाहिए, करेक्ट ऑप्शन है ना। अब आता है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स ना, ये क्या बोल रहा है, इससे ग्रामर से आने लगा बाबू। ये रहा राइटिंग से, अब क्या आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 11 से कहाँ आ गया, ग्रामर पर आ गया ना। आइए देखते हैं ग्रामर से क्या पूछता है। ऐसे बोल रहा है कि मेनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट्स, बहुत से जो शिक्षक है कंप्लेन करते हैं अपने विद्यार्थियों के बारे में। तब देखो बोलता है यहाँ पे डेज, क्या लगा दिया लास्ट में, डेज, डॉट डेज है ना। अब देखिए हम लोग वर्ड पढ़े होंगे क्या जी, नाउ अ डेज। क्या पढ़े होंगे, नाउ अ डेज या दिस डेज, मतलब होता है आजकल। क्या हो गया, आजकल। अब देखिए यहाँ पे क्या भरेंगे, डेज लिखा हुआ है, अब क्या भरेंगे, दीज भरना है में। क्या भरना बाबू, दीजिए। अब दैट है, दोज है, दिस है, दीज है। क्या मारेगा ऑप्शन हम लोग, डी। मेरा ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या होगा, दीज ना, दीज डेज। अब हम लोग बात करते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर किस पे बाबू, 12 के ऊपर बात करेंगे हम लोग। देखिए 12 क्या बोल रहा है, द पैसिव वॉइस ऑफ रानी राइट्स लेटर इज, कर रहा है कि रानी राइट्स लेटर, रानी एक पत्र लिखती है क्या, पैसिव वॉइस क्या होगा। देखो बाबू, तो हम लोग जब एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है ना, और जब पैसिव वॉइस में आते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ लगता है हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 बाई ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या हो जाएगा, तो अ लेटर इज रिटन बाई रानी। देखो तो कौन सा ऑप्शन मेरा है, तो अ लेटर इज रिटन बाई रानी। मेरा आप क्या ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा, ए लेटर इज रिटन बाई रानी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाई रानी। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पर, 13 के ऊपर। कह रहा है द एक्टिव वॉइस ऑफ ए बुक इज बीइंग रीड बाय मी, कह रहा है एक मेरे द्वारा एक किताब पढ़ा जा रहा है। अब इसको एक्टिव वॉइस क्या होगा, ध्यान देना। तो यहाँ पे देखो जी, मी को क्या हो गया, यहाँ पे आई है ना, तो आई में क्या लगता है, आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक। पैसिव से एक्टिव बन गया। देखो आई एम रीडिंग अ बुक कौन है, आई एम रीडिंग अ बुक। मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन होगा ना, आई एम रीडिंग अ बुक, पैसिव वॉइस से है ना बाबू, पैसिव एक्टिव करना था। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या पे बाबू, 14 के ऊपर। 14 क्या बोल रहा है, ध्यान देंगे। कह रहा है मिस्टर जमुना प्रसाद डॉट डॉट ए वॉकिंग स्टिक व्हेन ही स्टेप्स आउट। क्या बोल रहा है कि मिस्टर जमुना प्रसाद एक छड़ी लेकर जब बाहर निकलते हैं तो एक छड़ी निकलते हैं बाबू ना, मतलब जमुना प्रसाद। क्या होगा, देखो तो ये मेरा टेंस का है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है,
सब्जेक्ट, V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे, यहाँ कैरीज दिया है, कैरिंग दिया है, कैरिड और कैरी दिया है, इनमें क्या होगा बताओ तो बाबू, इसमें ऑप्शन क्या होगा। अब जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ क्या लगता है, एस या ईएस लगता है, तो क्या हो जाएगा, कैरीज, क्या हो जाएगा, कैरीज। तो होगा मिस्टर जमुना प्रसाद कैरीज अ वॉकिंग स्टिक व्हेन ही स्टेप्स आउट, है ना। मेरा 14वां का ऑप्शन ए मेरा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन कैरीज होगा, क्या होगा, कैरीज होगा ना। हम लोग बात करते हैं 15 के ऊपर, क्या बोल रहा है कि रवि इज नॉट एट होम, रवि घर पे नहीं है, रवि घर पे नहीं है, तो कहाँ पे क्या होगा। अब बोलता है देखिए, तो ही के साथ क्या लगता है, इज, ही में क्या लगेगा, इज, वाज लगेगा, लेकिन यहाँ पे बात किया गया है प्रेजेंट का, इसलिए क्या हम लोग प्रेजेंट में क्या लगता है, ही। अब ही में आर तो नहीं लगेगा, ही में आर नहीं लगेगा, एम नहीं लगेगा, अब वाज आ गया पास्ट में, हम लोग चाहिए प्रेजेंट में, प्रेजेंट में क्या होता है, इज, यानी कि यहाँ क्या होगा, ही इज, क्या हो जाएगा, ही इज। तो मेरा 15 का ऑप्शन करेक्ट कौन हो गया बाबू, ए ना। 15 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन होगा ही, ठीक है। हम लोग बात करते हैं 16 के ऊपर, क्या बोल रहा है कि कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं, आई डॉट हैव मनी, इसमें क्या फर्क है ध्यान देंगे बाबू, ये आपका इम्फैटिक सेंटेंस का है। अब देखिए, जब यहाँ पे हैव मनी दिया हुआ है, यहाँ पे तो हैज नोट नहीं लगेगा, हैव नोट नहीं लगेगा, डज नोट नहीं, तो क्या होगा, डोंट या डू नोट लगेगा ना। डू नोट क्या बना दिया, इम्फैटिक, तो क्या हो गया, आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव मनी, यानी कि 16वां का ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन, डोंट होगा ना, डू नोट होगा ना। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ पे, 17 के ऊपर, क्या बोल रहा है, एंड पोटैटो इज एन वेजिटेबल, वाह क्या बात है। अगर आप लोग सिंपल आर्टिकल भी जानते होंगे तब जानते हैं कि हाँ पोटैटो है तो क्या चीज़ है बाबू, बताओ, कॉन्सोनेंट है, वेजिटेबल भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या लगता है, ए है ना। अब देखो तो मेरा यहाँ पे ABCD में, देखो यहाँ पे ABCD में क्या, देखो तो ए कहाँ है बाबू, तो मेरा ए मिल रहा है बी में, यानी कि 17वां का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, क्या हो जाएगा बाबू, बी। तो क्या हो जाएगा, ए पोटैटो इज ए वेजिटेबल नॉट ए फ्रूट, आलू ये क्या चीज है, सब्जी है, फल नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, द ब्लैक काऊ वर, अब देखो जी यहाँ पे सिंगुलर नंबर दे दिया है ना, सिंगुलर है ना जी, ब्लैक काऊ सिंगुलर है ना, यहाँ पे वर्थ लगेगा नहीं, यहाँ पे पैसिव दे दिया है बीइंग। अब देखिए जब बीइंग लगता है पैसिव में, तो यहाँ चेज दिया है V1, यहाँ होता है V3, क्या हो जाएगा, चेज्ड ना, चेज्ड। अब देखिए यानी क्या बना कि वाज बीइंग चेज्ड होना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होना चाहिए वाज बीइंग चेज्ड। आप ऑप्शन देखिए कहाँ दिया हुआ है, वाज बीइंग चेज्ड मेरा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर क्या में, सी में ना, यानी कि 18 के क्या हो गया, द ब्लैक काऊ वाज बीइंग चेज्ड बाय द व्हाइट हॉर्स, मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या चीज है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। 19 का रहा है, आई वाज गिवन प्राइज बाय द हेड, है ना, मुझे एक हेड के द्वारा प्राइज दिया गया, है ना। अब देखिए तो पैसिव में ही है जी, पैसिव में ही है। अब देखिए तो आई के साथ यहाँ पे बिन गिवन होगा नहीं, गिव होगा नहीं, गिवन होगा नहीं, अरे भैया मेरे तो कौन होगा, यानी कि नो करेक्शन, नो करेक्शन, ये सही, एक सेंटेंस सही है, गलत नहीं है। तो 29 का मेरा ऑप्शन नंबर सही कौन है बाबू, करेक्ट ऑप्शन डी, क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया मेरा, है ना। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर ना। देखिए 20 में क्या बोल रहा है ऐसे, 20 कह रहा है कि सीता विल कम व्हेन शी फिनिश्ड वर्क। देखिए यहाँ पे जब बाबू दो सेंटेंस से फ्यूचर की बातें होती हैं तो एक को बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में और दूसरा को बनाते हैं क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्या में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब देखिए एक सेंटेंस दिया हुआ है सीता विल कम, सीता आएगी जब वह काम समाप्त कर लेगी ना। अब देखिए तो यहाँ पे इसको ये जो सेंटेंस है कहाँ बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जब बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सी के साथ क्या लगता है, एस या ई एस, भर में का एस या ई एस। देखो तो बाबू एस या एस कहाँ दिया हुआ है, तो वेन, मतलब कहने क्या है कि यहाँ वेन तो सही है, लेकिन सीता के बाद ये सी जो है, सी क्या होगा, यहाँ पे फिनिश में एस ये चाहिए ना, तो वेन यानी कि मेरा ए तो नहीं होगा, बी, हाँ मेरा बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा ना। सीता विल कम व्हेन शी फिनिशेज वर्क, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन होगा बी का, 20 का क्या हो गया बी। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर बात करते हैं। देखो बाबू आ गया है रीअरेंज करने के लिए ना, इसी को बोलते हैं जंबल वर्ड भी बोलते हैं, रीअरेंज करने के लिए आया है। बोलता है रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, आपको करेक्ट ऑर्डर में क्या मैंने करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करके आपको ऑप्शन मारना है ना। देखिए
तो बोल रहा है जी, हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। पहले देखिए क्या बोल रहा है ऐसे, कह रहा है कि लेमन इज ए, यानी कि मेरा सबसे पहले क्या हो गया पी, तो लेमन इज अ यूजफुल टॉनिक होता है, यूजफुल टॉनिक यानी कि आर, है ना, फॉर एनीवन यानी कि क्यू, है ना, लास्ट में विथ कार्डियक प्रॉब्लम यानी कि एस, यानी कि PRQS। अब आप लोग देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, अब बताओ तो इसमें PRQS कहाँ दिया हुआ है, तो PRQS मेरा ऑप्शन नंबर सी है, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 22 के ऊपर बात करते हैं। अब देखो सेम वही बाबू है, इट इज मतलब देखो ये हो गया सेलेक्ट हो गया, इट इज मतलब स्टार्ट हुआ सेंटेंस का तो क्या होगा पी, यानी पहले क्या होगा पी, तो इट इज गुड फॉर यानी कि पहले क्या होगा, फिर इट इज बाद क्या हो गया, इट इज गुड फॉर यानी कि इट इज पहले लिखिए तो पी आ गया, गुड फॉर तो आर आ गया, है ना। फिर क्या बोलता है, इट इज गुड फॉर चेकिंग द यानी कि एस आ गया, और फिर क्या प्रोग्रेशन ऑफ इन्फेक्शन, इट इज गुड फॉर चेकिंग द प्रोग्रेशन ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि लास्ट में क्या आ गया बाबू यहाँ पे PRSQ। आप लोग देखिए तो ऑप्शन कौन सही है, PRSQ। मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया बाबू, करेक्ट आंसर क्या हो गया बी हो जाएगा ना। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख लिए क्वेश्चन नंबर कहाँ तक 22 तक आप लोग देख लिए हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या, हम लोग पैसेज देख लिए, पैसेज भी देखें, हम लोग राइटिंग भी देखें, और हम लोग ग्रामर का भी सेक्शन क्या किए कंप्लीट किए। अब मैं आ रहा हूँ आप लोग के लिटरेचर के ऊपर, कहाँ से बाबू, यहाँ तक कंप्लीट किए थे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 23 से ना, ध्यान देंगे बाबू। आप लोग बुक पढ़े होंगे तो सारा क्वेश्चन आपको क्या पकड़ में आ जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है ऐसे, मैं तो बाबू आप लोग को बुक पढ़ा दिया हूँ, है ना। अब देखिए जो बुक लेसन नहीं पढ़े होंगे आप कमेंट कर सकते हो, पढ़ा दूंगा, है ना। बोलता है द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज रिटेन बाय, कर रहा है कि द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी स्टोरी कौन लिखा है, हाँ बताए हैं खुशवंत सिंह। कौन बताए हैं, खुशवंत सिंह। ऑप्शन कौन सा होगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन खुशवंत सिंह ना। अब नीचे देखिए बाबू 24 क्या बोल रहा है, खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द, कर रहा है कि खुशवंत सिंह के दादाजी का जो तस्वीर था कहाँ टंगा हुआ था, तो मैं पढ़ाया हूँ ड्राइंग रूम में, कहाँ पढ़ाया हूँ ड्राइंग रूम में। ऑप्शन देखो कहाँ है ड्राइंग रूम, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा बी ना, क्या होगा बी ड्राइंग रूम में ना। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर बात करेंगे। खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर वाज एन ओल्ड मैन, खुशवंत सिंह के दादाजी एक बूढ़े व्यक्ति थे। हु यूज्ड टू वियर, जो पहना करते थे, कहाँ पहनते थे, आपको बताए थे कि खुशवंत सिंह के दादाजी 100 साल के दिखते थे बाबू ना, और एक लूज फिटिंग क्लॉथ पहनते थे, और एक बहुत बड़ा सा पगड़ी पहनते थे, यानी कि बिग टर्बन पहनते थे, बिग टर्बन। देखो तो ऑप्शन कहाँ मेरा है बी मेरा क्या चाहिए ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन होगा बिग टर्बन। 25 का ऑप्शन क्या हो गया बी बिग टर्बन ना। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे हम लोग। आइए 26 के ऊपर बात करते हैं। बोलता है क्वेश्चन 26 क्या वो, व्हाट वुड खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर फीड मतलब होता है खिलाना ना, द विलेज डॉग विथ, कह रहा है कि खुशवंत सिंह और उसकी दादी माँ, ठीक है, गांव के कुत्तों को, गली कुत्तों को क्या खिलाती थी, चपाती। मैं क्या पढ़ाया हूँ आप लोग को, चपाती ना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन होगा। 27 में बात करते हैं बाबू हम लोग। द ग्रैंड मदर बिलीव दैट द एजुकेशन शुड बी, उसकी दादी माँ विश्वास करती थी कि शिक्षा होनी चाहिए क्या चीज पर, तब बोलती थी क्या चीज कि जो शिक्षा है वो धार्मिक पर, यानी कि धर्म यानी कि धार्मिक शिक्षा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, धार्मिक। अब देखो यानी कि क्या होना चाहिए, तो रिलीजन बेस्ड, क्या रिलीजन बेस्ड। 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया बाबू ना, रिलीजन बेस्ड। अब आगे हम लोग बात करते हैं 28 के ऊपर। हु इज द ऑथर ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, अभी तो मैंने पढ़ाया हूँ द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स का लेखक कौन है, मैं आपको पढ़ाया हूँ विलियम सरोयान का। हाँ ऑप्शन खोजो, ऑप्शन नंबर मेरा डी क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 28 से क्या हो गया डी ना। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं बाबू क्वेश्चन के ऊपर 29, कह रहा है कि व्हाट वर द हॉलमार्क ऑफ द गैरोग्लेनियन ट्राइब्स। देखो बाबू कह रहा है कि गैरोग्लेनियन ट्राइब जो था उनके जाति का मुख्य रूप से पहचान क्या था, तो ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। वे लोग क्या थे, उन लोग विश्वासी और ईमानदार थे। तो ए में दिया है ट्रस्ट, बी में दिया है ऑनेस्टी, सी में कह रहा है कि ए एंड बी मतलब दोनों, ए और बी दोनों है। तो हाँ सही है जी, मतलब कि ट्रस्ट था और ऑनेस्टी भी थे ना उन लोग, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन। मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। 29 का ऑप्शन क्या होगा सी, है ना, ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। तो जी
तो यहाँ पे अभी आप क्या देखें कि जो क्वेश्चन नंबर 29 था इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन, मतलब ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। तीस क्या बोल रहा है कि हु वाज द ट्रू ओनर ऑफ द व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस का असली मालिक कौन था? मैं बताया हूँ आपको कि जॉन बैरो था। कौन था? जॉन बैरो। ऑप्शन सही कौन होगा? 30 का ऑप्शन नंबर 1 क्या है, करेक्ट ऑप्शन है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं 31 के ऊपर बात करते हैं। बाबू देखिए 31 क्या बोल रहा है कि एट व्हाट टाइम डिड अरम एंड मुराद राइड द हॉर्स। कह रहा है कि अरम और मुराद कौन सी समय में घोड़ा की सवारी करते थे? मैं बताया हूँ बाबू कि मॉर्निंग में आप लोग के समझाए थे कि 4 बजे भोर हरिया में, 4 बजे भोर में ना बाबू, यानी कि लोग 4 बजे भोर में राइडिंग करते थे, हॉर्स राइडिंग करते थे। क्या हो गया? तो ऑप्शन दिया लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। क्या मारेंगे हम लोग? अर्ली मॉर्निंग। क्या होगा? अर्ली मॉर्निंग। तो 31 का ऑप्शन सही होगा, बी मेरा है करेक्ट ऑप्शन, अर्ली मॉर्निंग ना। हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं 32 के ऊपर कि व्हाट वाज मुराद डिजायर, मुराद की इच्छा क्या था? तो बताइए क्या था आप लोग को कि हॉर्स राइडिंग। क्या था? हॉर्स राइडिंग। ऑप्शन सही कौन होगा? तो ए में कह रहा है कि जितना, बी में कह रहा है रिच होना, सी में राइड हॉर्स। हाँ 32 का मेरा ऑप्शन करेक्ट कौन होगा बाबू? सी, टू राइड ए हॉर्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग 33 के ऊपर क्या बोल रहा है? द ऑथर ऑफ द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी डू कर दिया है, यहाँ पे एक ही बार होगा ना बाबू, इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। क्या बोल रहा है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर का लेखक कौन है? मैं आप लोग को बताया हूँ कौन है जी, कौन है? गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। कि मेरा ऑप्शन नंबर 33 का करेक्ट क्या होगा? ए। ऑप्शन ए क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन होगा ना। गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट थे इसका लेखक। हम लोग बात करते हैं 34 के ऊपर बात करेंगे हम लोग। क्या बोल रहे हैं ध्यान देंगे कि द नरेटर एंड हिज वाइफ स्पेंड 16 years टू इम्प्रूव देयर, ठीक है, डॉट डॉट। कह रहा है कि नरेटर उसकी वाइफ जो थी 16 साल से क्या चीज को इम्प्रूव कर रही थी? तो बोलता है सी हियरिंग स्किल को, राइटिंग स्किल को, लिसनिंग को, कि नन ऑफ दिस। क्या? तो बाबू देखिए सी मैंने कहा था समुद्र ना, ऑप्शन मेरा मिल गया। सी हियरिंग स्किल को लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, इम्प्रूव कर रहे थे। ऑप्शन मेरा 34 का ऑप्शन क्या होगा? 34 का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 35 के ऊपर। क्या बोल रहा है ध्यान देंगे। कह रहा है कि 200 years ago अराउंड द वर्ल्ड voyage वाज मेड बाई। कह रहा है कि 200 साल पहले समुद्री मार्ग से दुनिया का चक्कर किसके द्वारा लगाया गया था? मैं आपको पढ़ाया हूँ कैप्टन जेम्स कुक, कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा। ऑप्शन नंबर मेरा सही कौन होगा? ए मेरा क्या चाहिए? करेक्ट ऑप्शन जी, कैप्टन जेम्स कुक। बोलता है बाबू यहाँ नेक्स्ट 36 क्या बोल रहा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑथर्स बोट। वाह ऐसा क्वेश्चन पूछा है ना बाबू। कह रहा कि ऑथर के बोट का नाम क्या था? आप लोग को पढ़ाया हूँ वेब वाकर। क्या पढ़ाया हूँ? वेब वाकर। अब बाबू बताओ आप लोग कि ऑप्शन करेक्ट कौन होगा? वेब वाकर, यानी कि 36 का मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या चाहिए? करेक्ट ऑप्शन होगा वेब वाकर। हम लोग बात करते हैं 37 के ऊपर और 38 के ऊपर। क्या बोल रहे ध्यान देंगे। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द वेब वाकर वाज, जो बोट था वेब वाकर उसका लंबाई कितना था? मैं आपको पढ़ाया हूँ 23 मीटर। कितना पढ़ाया हूँ? 23 मीटर था लंबाई बाबू वेब वाकर का ना। मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन होगा 23 मीटर, यानी कि ए क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन आएगा ए, 23 मीटर ना। कह कि हु इज द पोएट ऑफ द पोयम द वॉइस ऑफ द रेन। द वॉइस ऑफ द रेन का पोएट कौन है? मैं पढ़ाया हूँ व्हाट हिटमैन पढ़ाया हूँ ना। तो ऑप्शन खोजो बाबू कौन है? तो मेरा ए में है सेलेक्ट ऑप्शन, बी में है व्हाट हिटमैन। मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन होगा मेरा ऑप्शन नंबर बी, व्हाट हिटमैन। द वॉइस ऑफ द रेन का पोएट कौन थे? व्हाट हिटमैन, ठीक है। शायद आप लोग को इस सब समझ में आ रहा होगा और आप लोग याद भी कर लिए होंगे। आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बाबू चैप्टर है ना। आगे ध्यान देंगे हम लोग लास्ट देखते हैं क्वेश्चन 39 और 40 बात करेंगे ऊपर ना। करेक्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पोयम ऑफ अर्थ। देखो बाबू पोयम ऑफ अर्थ फ्रेज का मीनिंग क्या है? देखिए तो मैं आपको समझाया था कि जिस तरह से जो वर्षा है धरती को क्या खुशी प्रदान करती है। जब वर्षा होती है तो धरती हरी भरी हो जाती है। तो उसी प्रकार से हम लोग पोयम पढ़ के अपने मन को क्या पूरा हरा भरा कर लेते हैं, शांत कर लेते हैं। यानी कि ऑप्शन मेरा क्या होगा? रेन गिव्स द सेम प्लेजर टू द अर्थ एज द पोयम गिव्स टू ह्यूमन बींग्स, ठीक है। यानी मेरा क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? बी होगा ना। आप लोग समझ रहे होंगे।
देखिए बाबू, मेरा लास्ट क्वेश्चन है 40, क्या बोल रहा है, 40 क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट वाज स्ट्रेंज टू टेल इन द पोयम। पोयम में अजनबियों की तरह बात कौन किया था, द पोएट किया था ना जी। पोएट क्या किया था, हु आर यू, तुम कौन हो, है ना। तो यहाँ पे जो वर्षा थी, वॉइस तो रेन क्या बोली थी कि आई एम द पोयम ऑफ द अर्थ, है ना। यानी कि रेन जो है रिप्लाई दिया किसा क्वेश्चन का, किसा बाबू, पोएट का क्वेश्चन का रिप्लाई दिया था ना। अब चलो हम लोग बताओ बाबू कि द वॉइस ऑफ द रेन में जो कहा गया स्ट्रेंज की बात, वो किसने कहा था, द पोएट और रेन के बारे में, है ना। द रेन रिप्लाई टू द पोएट्स क्वेश्चन, यानी कि 40 का मेरा ऑप्शन नंबर क्या चाहिए, करेक्ट ऑप्शन मेरा हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी लोग इस सारे मतलब जो 1 से लेकर 40 तक जो ऑप्शन में दिया हुआ है, आप सब क्वेश्चन को समझ रहे होंगे और आप आसानी से इसका आंसर दे रहे होंगे, है ना। आपको मैं प्रैक्टिस भी करा दिया, तो आप इसको क्या करेंगे, जितना मैं समझाया उसको आप लोग क्या अपने सेट में इसको ऑप्शन को टिक आउट कर लेंगे, और टिक आउट करके बाबू वैसे तरह से क्या करेंगे समझेंगे, और हम लोग देखेंगे। इस सेट 1 था, तो सेट 1 मेरा क्या हो गया, कंप्लीट, है ना। जो भी है देखिए, आप लोग पूरा वीडियो को अगर देख लिए होंगे तो आपको 1 से लेकर के 40 तक क्वेश्चन आपको क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप लोग सेट को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि सेकेंड सेट के साथ।